जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस पार्क पर। आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस पोर्शन है उसके चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। उसमें टोटल साइंस के सिलेबस की बात करें तो टोटल 4 चैप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से एक चैप्टर हम लोगों ने लिया है अध्याय 10 चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इंग्लिश में इसे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के नाम से बोला जाता है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके इंपोर्टेंट पार्ट को हम लोग आज कवर करने वाले हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे बनता है। तो हम एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गाइस, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष से रिलेटेड हम लोग टर्म्स पढ़ने वाले हैं कि दृष्टि दोष जो होता है वो किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो उसकी आंख में या उसकी ह्यूमन आई में कुछ दोष पाए जाते हैं, उसे दृष्टि दोष कैसे कहते हैं। तो मानव नेत्र में होने वाला ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट अथवा दूर की, दो रूप से उसको विजन क्लियर नहीं होता है, या तो निकट या दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे ही दोष को क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्यतः दृष्टि दोष को 3 प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसे नियर साइटनेस भी कहा जाता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष जिसे प्रिस बायोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण एवं निवारण लिखिए। तो पहला दोष है आपका निकट दृष्टि दोष। मानव नेत्र में होने वाला ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके बाद इसका कारण क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। तो बताइए इसका कारण क्या है सर। तो इसका कारण यह है कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना जो होता है, रेटिना ह्यूमन आई या हम बोले कि मानव नेत्र का वो अंग होता है, वो पार्ट होता है जहां पर किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, उसके कारण ये दोष पाया जाता है। निवारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने में स्पष्ट होता है। अभिसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस, जैसे अगर मैं एक फिनोमेना के थ्रू आपको समझाऊं तो अवतल लेंस वो होता है जिसके पैरेलल अगर उसको प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा जाए और पैरेलल कोई किरणें इस पर आती है तो ये अभिसारित कर देता है, मीन्स बाहर की ओर निकाल देता है। इसलिए दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस रखने से फोकस दूरी को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है, इसलिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में कारण और निवारण के डायग्राम के थ्रू भी हम लोग इसे समझ सकते हैं। आपको दिख रहा है इन्फिनिटी से यहाँ पर रेडिएशन हमारी आंख तक आ रही है, जिसके कारण ये जो लेंस का जो फोकस दूरी है वो कम हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग किसको लगाते हैं, अवतल लेंस को, जिसके कारण फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष को स्पष्ट किया, अभी क्वेश्चन है हमारे पास दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण एवं निवारण लिखिए। तो जैसा निकट दृष्टि दोष होता है गाइस, उसके जस्ट विपरीत दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसमें क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसमें अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो होता क्या है, कैसे इसको समझते हैं हम लोग। तो लिखा है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र में होने वाला ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन पास या निकट रखी वस्तुएं दिखाई या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है सर, तो जस्ट अपोजिट
नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, वहां बढ़ जाती थी, बढ़ जाने से होता था, यहाँ कम हो जाने से होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी यहाँ बढ़ जाती है, जस्ट अपोजिट बात हो रही है। इसके लिए अपसारी लेंस का अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि हम लोग बोलते हैं जिसको अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग नेत्र लेंस बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है गाइस, ठीक है। दूरदर्शी दोष का कारण और निवारण क्या है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि फोकस दूरी यहाँ पर आपको न्यूट्रलाइज दिख रही है, कम दिख रही है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो अपने में अभिसारित कर देता है, मतलब एक पॉइंट पर अभिसारित कर देता है, और वो अपसारी लेंस था। जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रिस्बायोपिया कहा जाता है, ये क्या होता है, तो मानव नेत्र में होने वाला ऐसा दोष जिसे व्यक्ति को निकट एवं दूर की वस्तुएं, होता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है किसी व्यक्ति की, तो उसकी जो आंखों की सामंजन क्षमता, जिसे पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। समंजन क्षमता किसे कहा जाता है, तो समंजन क्षमता का मतलब होता है कि आंखों की फोकस दूरी या एडजस्टिंग करने की पावर जो होती है, फोकस दूरी को एडजस्ट करने की पावर होती है, वो ग्रेजुअली एजिंग के कारण डिक्रीज होने लगती है। तो जिसमें ना तो व्यक्ति को दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, नहीं पास का दिखाई देता है। कारण क्या है, यह दोष वृद्धावस्था में होता है, नेत्र की मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से होना है, और नेत्र की पुतलियों को फैलने से, मतलब नेत्र की पुतलियां आसानी से क्या हो जाती है, फैल जाती है, इसलिए ये दोष हो सकता है। निवारण के लिए, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में बायफोकस लेंस, बायफोकल भी कहा जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, मतलब आधे पार्ट में अवतल और आधे पार्ट में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सो मानव नेत्र आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं जहां पर कुछ टर्म्स होती है, जैसे ये सिलेरी मसल्स, जिसे मांसपेशियां कहा जाता है। यहाँ पर क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये आपको पता ही है क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये जो पूरी तरीके से द्रव रूप में भरा रहता है, इसे काचाप द्रव कहा जाता है। रेटिना जहां पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनाता है, और पीछे की जो भाग होता है उसे ऑप्टिक तंत्रिका कहा जाता है। नेत्रोद पुतली, जो कि हम इसे पुतली कहा जाता है, ये छोटी पतली सी लेंस होती है, और एक होता है परितारिका। ये सभी स्पष्ट रूप से मुख्य भाग होते हैं। तो मानव नेत्र का अगर डायग्राम आता है तो ये नामों को भी स्पष्ट करना जरूरी होता है, ये मुख्य भाग हम लोगों ने लिए हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि नेत्र की समंजन क्षमता, जिसे मैंने अभी आपको नाम इंग्लिश में बताया था, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। सो मानव नेत्र के द्वारा निकट एवं दूर की वस्तुओं को देखने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाकर अथवा बढ़ाकर, जैसे मैंने आपको बताया, एडजस्ट करने की पावर, ठीक है, निकट एवं दूर की वस्तुओं को देख पाता है। नेत्र की इस समायोजन क्षमता को ही पावर ऑफ अकोमोडेशन या नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम नेत्र से किसी वस्तु को की दूरी को बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन को समझना ध्यान से गाइस, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, तो जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर नेत्र की समंजन क्षमता के कारण क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, जिसके कारण इसकी समंजन क्षमता पर क्या होगा, प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि दूरी किसकी बात हो रही है, नेत्र से किसी वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वह न्यूनतम दूरी जहां पर किसी वस्तु को रखने पर हमारी आंख या मानव नेत्र उसको आसानी से देख सकता है, उसे उसकी क्या बोलेंगे, न्यूनतम दूरी। तो लिखा है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को एक स्वस्थ व्यक्ति स्पष्ट रूप से तथा आसानी से देख पाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और सामान्य मनुष्य के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। ये बात होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और अगर बात मैक्सिमम डिस्टेंस या अधिकतम दूरी की होती है, तो अधिकतम दूरी जहां तक विजिबल है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत होती है अधिकतम दूरी, ठीक है, जिसे दूर बिंदु भी कहा जाता है।
सो अगला क्वेश्चन वही है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो अभी मैंने बताया आपको निकट बिंदु कितना 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना अनंत। तो लिखा है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए क्रमशः दूर बिंदु की दूरी अनंत तथा निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन एक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहां पर। इसको समझने से पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। हो सकता है इसके अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें मिला हो, तो मैं यहां पर उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस को डायवर्जिंग लेंस कहा जाता है गाइस, जबकि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और दूसरे रूप में मैं इसे बताऊं तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। अपसारी का मतलब होता है फैलाव, और अभिसारी का मतलब होता है एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ट करना। अभिसारी लेंस होता है, ठीक है। होता क्या है इन दोनों के इस रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो होता क्या है, अगर मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर नेत्रों की हम लोग स्थिति को समझ लेते हैं। ये हो गया अवतल लेंस और ये हो गया उत्तल लेंस। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर कोई रेडिएशन आती है तो ये इसको अपसारित कर देता है, मीन्स फैला देता है, और इस पर कोई रेडिएशन आती है तो ये अभिसारित कर देता है। इसका मतलब ये एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है, चूंकि ये अभिसारित कर देता है, सॉरी अपसारित कर देता है, मीन्स फैला देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो हमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस लेंस का यूज करना चाहिए, जहां दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना हो। अब दूर की वस्तुएं किसमें स्पष्ट नहीं होती है, तो मैंने आपको बताया था वो होता है निकट दृष्टि दोष। और यहां कब यूज करेंगे, जब हमें निकट रखी वस्तु या पास रखी वस्तु नहीं दिखाई देती, तब हम लोग अभिसारित लेंस का या अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अंतिम पंक्ति में बैठे, क्वेश्चन को समझना ध्यान से, अगर ये बात मैंने अभी आपको जो समझाई वो स्पष्ट होती है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट, मतलब जिसे हम लोग ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, पढ़ने में कठिनाई होती है। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट बैठा है अंतिम पंक्ति में और यहां पर श्यामपट है, मींस ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अंतिम पंक्ति में बैठा है, मतलब इनके बीच की दूरी जो है वो बड़ी है, दूरी बड़ी है इसके बीच की, मतलब दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण इसको मतलब कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको दूर का नहीं दिख रहा है सर। कौन सा नहीं दिख रहा है, दूर का देखने में स्पष्ट नहीं है। तो ये किसमें होता है, ये होता है सर निकट दृष्टि दोष। फिर लिखा इस प्रकार, इसे किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, अपसारी लेंस यूज करना पड़ेगा। तो ये विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, यह दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता के अवतल मीन्स अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। हम पास की और दूर की वस्तुओं को स्वच्छता के साथ देख सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। तो लिखा है हमारे नेत्र की सिलेरी मांसपेशियां, जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, वो पक्षमाभी नेत्र लेंस की क्षमता को कम ज्यादा करने की क्षमता रखती है, मतलब वो एडजस्ट करने की क्षमता रखती है। इसी समंजन क्षमता के कारण हम पास की वस्तुओं को भी देख सकते हैं और दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस का है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। इसको समझने से पहले मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पर होता है वातावरणीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर वातावरण क्या होता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वातावरण होता क्या है, तो वातावरण वायु का वह आवरण जो पृथ्वी सतह से लगभग 300 किलोमीटर तक हमें फैला हुआ है, उस
को बोला जाता है वातावरण। 300 किलोमीटर तक, या अगर पृथ्वी की सतह है तो यहां से 300 किलोमीटर तक मुख्य रूप से यहां पर अलग अलग लेयर्स बनती है। ठीक है, मुख्य रूप से यहां अलग अलग लेयर्स होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इस तरीके से। और इनका फैलाव जो होता है 0 से 12, 12 से 30, 30 से 50, 50 से 80, 50 से 80 और 80 से 300। मतलब ये कि वायु का वह आवरण जो पृथ्वी सतह से 300 किलोमीटर तक हमें घेरा हुआ है या फैला हुआ है, उसे वातावरण कहा जाता है। तो वातावरण में अलग अलग परत होती है, जिसके कारण जब सूर्य, पृथ्वी या किसी भी सूर्य से, या हम लोग ले लेते तारे से, अगर हम लोग तारे का क्वेश्चन पढ़ने वाले, तो इससे निकलने वाला प्रकाश जब वातावरण में गिरता है तो हमें पता है कि बार बार इसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के कारण इसका घनत्व और साथ ही साथ इसके अपवर्तनांक में भी चेंज आएगा। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी सतह से देखने पर हमें तारे की स्पष्ट वस्तु या तारे का वास्तविक प्रतिबिंब ना देखते हुए हमें उसका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये कारण है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, समझते हैं क्या होता है। जैसे प्रकाश का पथ आपको दिख रहा है, सारी चीजें मैंने जैसे आपको बताई, ये सभी एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करने वाले टर्म्स हैं। ये वायुमंडल हो गया। ठीक है, तारे के हमें, ये तारा की वास्तविक स्थिति है, तारे की आभासी स्थिति। तो हमें कौन सी स्थिति दिखाई देगी? हमें तारे की आभासी स्थिति दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? जिससे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जैसे जैसे तारे से निकलने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा, तो बीच में परतों के होने के कारण उसमें अपवर्तनांक में चेंज आएगा, और उसका अपवर्तनांक धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, जिसके कारण हमें तारे की आभासी स्थिति दिखाई देगी। तारे पृथ्वी सतह से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, अतः तारों से निकलने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करके पृथ्वी सतह पर पहुंचता है। तो इस दौरान वायुमंडल की परतों का घनत्व बदलता रहता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इस कारण प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। तारों का प्रकाश पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति की आंखों में, जब व्यक्ति की आंखों में रुक रुक कर पहुंचता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हमें आभासी स्थिति प्रतीत होती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह जो होते हैं वो टिमटिमाते क्यों नहीं है? तो लिखा है कि ग्रह पृथ्वी सतह से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होते हैं। जैसे तारे बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, लेकिन ये अधिक दूरी पर नहीं होते हैं, इसलिए उनमें आने वाले प्रकाश की किरणों का विभिन्न बदलती सघनता वाले वायुमंडल की परतों से नहीं गुजरता, या उसको नहीं गुजरना पड़ता है, तथा उनके प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बदलती है। मतलब हमें यहाँ पर वास्तविक और आभासी का कुछ रोल नहीं होता है, इसलिए ग्रह जो है वो टिमटिमाते नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जिसे बोला जाता है स्कैटरिंग। देखो, प्रकाश का एक गुण होता है गाइस कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन हमें तो वो फैला हुआ दिखाई देता है। तो इसका एक गुण और होता है कि जब प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से या वायु के कणों से टकराता है, तो टकराने के पश्चात फैल जाता है, बिखर जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहा जाता है। तो प्रकाश के विभिन्न रंगों के वायुमंडल में फैलने अथवा बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित धुआं या धूल के कणों के कारण होता है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो हम लोग यहाँ पर एक टर्म पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म यहाँ पर समझ लेते हैं, वो कुछ ये है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विक्षेपण की व्याख्या। ये क्वेश्चन ये बताता है कि जब प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका क्रम जो होता है उसे हम लोग विबज्योर के फॉर्म में, अगर इंग्लिश में से पढ़े तो विबज्योर के फॉर्म में, और हिंदी में इस ट्रिक को समझे तो बेजानी हफीनाला के रूप में ये फैलता है। मतलब पहला जो कलर आता है बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है। सबसे नीचे आपको दिख रहा है ये बढ़ता हुआ तरंगदैर्घ्य का क्रम है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। मतलब इनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। साथ ही साथ
जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव बहुत क्या होता है, कम। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो लिखा है जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह उसे पीछे की ओर उसके 7 घटक रंगों में विक्षेपित कर देती है। इस घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमें प्रिज्म के रूप में 7 घटक रंग प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लिखा। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो लिखा है वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणु मतलब कण नीले एवं बैंगनी प्रकाश का तीव्रता से प्रकीर्णन कर देते हैं, इसलिए आकाश से पृथ्वी की ओर नीला प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? जब यह प्रकाश हमारे नेत्रों में पड़ता है तो हमें आकाश का रंग जो होता है वो नीला ही दिखाई देता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि इसका प्रकीर्णन या फैलाव बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए बैंगनी रंग न दिखते हुए हमें कौन सा रंग दिखाई देता है? नीला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो आंसर है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे अधिक दूरी पर होता है। इस समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण वे वायुमंडल में बिखर जाती है, पूर्ण रूप से बिखर जाती है। हालांकि लाल प्रकाश की किरणें प्रकीर्णित नहीं होती है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, इसलिए केवल लाल प्रकाश की किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की बजाय कैसा दिखाई देता है? काला। मतलब अगर अंतरिक्ष में बैठकर हम लोग आकाश के रंग को देखें तो वो काला प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की बजाय काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष यात्री अधिक ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए प्रकीर्णित प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब जो प्रकाश उन तक पहुंचता है वो प्रकीर्णित नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का या आकाश का काला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट है शीघ्र सूर्योदय मतलब पहले और सूर्यास्त की देर से सूर्यास्त की घटना। मतलब हम बोल सकते हैं कि सूर्य जो होता है सूर्योदय से थोड़ी देर पहले और सूर्यास्त होने के थोड़ी देर बाद भी हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों? हम सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश में सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं, न कि कुछ सूर्य को। इस समय वायुमंडलीय परतों से कई बार अपवर्तन के बाद सूर्य से आने वाला प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है। यही कारण है कि हम सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं, इसलिए हमें सूर्य शीघ्र सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त दिखाई देता है। ये सूर्यास्त है। ठीक है, तो यहाँ पर बना हुआ है, दिख रहा है आपको कि ये वायुमंडल है, ये प्रेक्षक है। हम जब सूर्य को देखते हैं तो हमें कौन सी स्थिति दिखाई देती? आभासी स्थिति का प्रतिबिंब उसका बनाता हुआ दिखाई देता है। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। अगर एक प्रिज्म है तो इससे होकर हमें प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये जो किरण है ये आपतित किरण है। आपतित किरण मतलब ये अगर प्रिज्म है तो इस प्रिज्म पर ये जो किरण आ रही है आपतित किरण है। आपतित किरण आपतित के बाद ये किरण यहां पर प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो किरण होगी इसके लिए ये अपवर्तित किरण होगी और ये बाहर की ओर निकल जाती है, इसलिए इस किरण को बोलेंगे निर्गत किरण। ये एक सामान्य सा चित्र हम लोग समझ रहे हैं। अब हमें इनको दर्शाने के लिए इन पर क्या बनाना पड़ेगा? अभिलंब, क्योंकि हमें आपतन कोण रिप्रेजेंट करना है। यहां पर भी मैंने अभिलंब डाल दिया क्योंकि हमें आपतन और निर्गत कोण रिप्रेजेंट करना है। तो ये कोण आपतन कोण हो गया और ये कोण हो गया निर्गत कोण। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दर्शा दिया। अब ये जो किरणें हैं इनका आभासी, क्योंकि हम लोग इधर तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा है तो हम फिर इसको आभासी पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल निकल के आता है, ये आभासी इस तरीके से आगे की ओर बढ़ गया तो यहाँ एक एंगल बनता है। ठीक है, और जो प्रिज्म है इसका एक कोण होता है, उस कोण को हमने यहाँ नाम दे दिया ए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिज्म के अपवर्तन का क्या बनता है? नामांकित चित्र। कोलाइडी विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाइए।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है टॉर्च जिससे निकलने वाला प्रकाश, और ये एक बीकर है, ये बीकर है और इससे निकल कर क्या आ रहा है, कोलाइडी विलियर। अभी मैंने आपको बताया प्रकाश के द्वारा प्रिज्म के विक्षेपण की घटना कैसे होती है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा स्पेक्ट्रम क्या है। तो विक्षेपण की प्रक्रिया में प्रिज्म के पीछे क्रम में 7 घटक रंग प्राप्त होते हैं, इन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान हमें ये 7 घटक रंग की दीवार पर एक बूंद या बूंद के रूप में प्राप्त होते हैं। स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर, मतलब शुद्ध और अशुद्ध। तो 7 रंग स्पष्ट एवं चमकीले दिखाई देते हैं तो वो शुद्ध स्पेक्ट्रम है, और 7 रंग अस्पष्ट एवं धुंधले दिखाई देते हैं तो वो अशुद्ध स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ये पूरा टॉपिक आपका है। यहाँ एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान रखें, 4 से 5 मार्क्स का इसमें से 10th में वेटेज बनता है, और सारे ही क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी प्लस जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शंस बनते हैं वो सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए हैं। थैंक यू।